हेलो स्टूडेंट्स, आज सीए इंटर में पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज नवंबर 2022। तो आज आपका ये पेपर हुआ लॉ का। तो इसके ऊपर कैसा पेपर रहा, कैसे क्वेश्चंस थे, कैसे आंसर थे, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन देखिए, जिनके एग्जाम चल रहे हैं प्लीज ये एनालिसिस आज मत देखिएगा, आप आराम से बाद में देखिएगा। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो आगे 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको एक क्यूरियोसिटी होती है पेपर कैसा आया, तो बेसिकली उनके लिए है। तो देखिए, मेरा मानना यह है कि कुछ एक क्वेश्चन देखिए, बार बार मैं पिछले हर अटेम्प्ट में यही कह रहा हूं, 2020 कोविड के बाद से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसे मैं कहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक। मतलब कुछ क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ऐसे डाल रहा है कि भैया जो आप सोच नहीं सकते हो, राइट। तो मोटा मोटा मैं कहूं ऐसा कुछ नहीं इस पेपर में, बड़े आराम से आपका अच्छा भी होगा, आपने पास भी कर लिया होगा। लेकिन नो डाउट पहला क्वेश्चन जैसे बच्चा देखता है, अरे भाई ये क्या हो गया, कहीं अकाउंट्स का क्वेश्चन तो नहीं आ गया। दैट्स व्हाट आई कॉल इट अ शॉकिंग एलिमेंट। सरप्राइजिंग नहीं, रादर थोड़े ये शॉकिंग एलिमेंट इंस्टीट्यूट ने अपने पेपर में डाले हैं। पहला क्वेश्चन 6 नंबर का, ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन आप सारे जानते हो, कंपल्सरी क्वेश्चन होता है ये, इसमें कोई चॉइस आपको नहीं मिलती है। देखिए क्या कहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और कंपनी जो है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 2 व्हीलर, अब आप जारी करना चाहते हैं, इशू करना चाहते हैं डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स के ऊपर प्रश्न आया है, कंपनी ने आपकी एडवाइस मांगी है रिगार्डिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इट कैन इशू। बच्चा पहले ये देखते ही परेशान हो जाता है, अरे भाई शायद मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिबेंचर कितने इशू कर सकते हैं। देखिए, पहली बात आपको लॉ पता होना चाहिए। हम डिबेंचर्स के ऊपर पढ़ के आते हैं, सेक्शन नंबर 71 रेड विद रूल नंबर 18। और जहां तक अमाउंट ऑफ डिबेंचर की बात करूं तो बिल्कुल मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है। दिस इज सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर सी। तो ये उसके ऊपर क्वेश्चन है, आज तक इंटर में नहीं आया था। और जहां तक मैं बात करूं, एक ये प्रैक्टिकल नेचर में क्वेश्चन आया है, सीए फाइनल में जरूर इस तरह के हमें क्वेश्चन आते हैं। तो ये था एक सरप्राइजिंग एलिमेंट बच्चों के लिए। तो आपसे पूछा गया है कितने हम डिबेंचर जारी कर सकते हैं। अब देखिए, आपको ये देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिटेल, राइट, जहां सबसे पहले लिखा है ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो ऑथराइज का हमें कुछ नहीं करना होता। देखिए 180 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी में हम क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होगा। अगर क्या कर रहे हैं आप, अमाउंट जो आप बोरो कर चुके हैं, मतलब देखिए डिबेंचर क्या है, एक बोरिंग्स है, अमाउंट बोरोड प्लस येट टू बी बोरोड, मतलब कुछ और डिबेंचर से आप पैसा रेज करना चाहते हैं, ये आपसे पूछा गया, राइट। तो बोरिंग्स के अंदर हर तरह की चीज आती है, डिबेंचर, लोन वगैरह, एवरीथिंग उस आता है। तो ये इन दोनों का टोटल कीजिए। अगर ये टोटल मोर देन है, अगर ये टोटल मोर देन है, किससे ज्यादा मोर देन है, कंपनी की पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हमें इन तीनों का टोटल करना होगा। अगर ये इससे ज्यादा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, वरना बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के, जिसे कह सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन से डिबेंचर्स का पैसा बोरो कर सकते हैं। तो इसलिए ऑथराइज कैपिटल हमें कुछ नहीं करनी, हमें क्या देखनी है, पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल देखिए आपके सामने है कि हमें यहां दिख रहा है पेड अप कैपिटल, ये रही 40 लाख, शेयर प्रीमियम दिख रहा है, जनरल रिजर्व दिख रहा है, P&L दिख रहा है, जो कि क्या बन गया, फ्री रिजर्व। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, आपको नेक्स्ट आइटम क्या दिख रही है, कैपिटल रिजर्व। बेटा आपको पता होना चाहिए दिस इज नॉट अ फ्री रिजर्व एंड नेचुरल है। फ्री रिजर्व के लिए आपको डेफिनेशन आनी चाहिए फ्री रिजर्व की, अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 43 के अंदर। तो हम इन चारों चीजों का अगर टोटल करते हैं, राइट, तो ये आपके सामने निकल गया था 1,40,00,000 रुपए। अब जनरल रिजर्व तो देखिए हमें, जैसे मैंने कहा, कंसीडर नहीं करना है। आगे जाते हैं तो देखिए ऑलरेडी कंपनी ने पैसा रेज किया हुआ है, किसी से रेज किया हुआ, डिबेंचर से। तो ये क्या हो गया, अमाउंट बोरोड। दूसरा, आपने एक टर्म लोन ले रखा है और जो कि साफ लिखा है 1 साल से ज्यादा समय क्या है, तो ये भी क्या हो गया, अमाउंट ऑलरेडी बोरोड। दोनों को ऐड करते हैं तो बेटा जी ये बन गया 50 लाख रुपए। इसके बाद आगे क्या है, अगर आप देखते हैं तो लिखा है शॉर्ट टर्म कैश क्रेडिट। लेकिन जब हम 180 सेक्शन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं टेम्पररी लोन्स, जिसमें ये शॉर्ट टर्म कैश क्रेडिट आता है, इसे हमने बोरिंग्स नहीं मानना होता, तो इसे हम इग्नोर करेंगे। तो देखिए आपके सामने क्या निकल गया है कि ऑब्वियसली ये जो फॉर्मूला मैंने दिया था इससे ये एक्सीड नहीं कर रहा है, राइट। लेकिन
क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि कंपनी कितना डिबेंचर से पैसा रेज करना चाहती है, बल्कि ये पूछा है कितना कर सकती है। इसलिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया इन दोनों लिमिट्स के बीच में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो स्वाभाविक है कितना हो गया 90 लाख। तो 90 लाख तक का अगर आप डिबेंचर से पैसा रेज करते हैं आपको स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। इससे ऊपर अगर आप रेज करेंगे तो ऑब्वियसली आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। तो इस तरह से ये आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें आपसे ये पूछा गया, द अमाउंट दैट कैन बी रेज्ड बाय कंपनी बाय इशूइंग डिबेंचर एंड द रेजोल्यूशन इफ एनी रिक्वायर्ड। तो समझ गए इफ एनी, तो लिमिट बना के दिखाएंगे कि भाई तो ऐसा चाहिए। अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी योर आंसर इन केस द अबव कंपनी डिजायर टू इशू डिबेंचर्स विद ऑप्शन टू कन्वर्ट डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। जिसका मतलब है अगर आप कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी करना चाहते हैं तो भैया तो क्या होगा। देखिए वो आंसर एज इट इज सेम रहेगा, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए अगर कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करने हैं तो एक प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन मींस ये पक्का आपको करना ही करना पड़ेगा, और वो क्या है, एसआर टू बी पास्ड। तो मतलब यहां पे जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि कन्वर्टिबल डिबेंचर है, चाहे वो 10 लाख रुपए के हो, जैसे मैंने ऊपर निकाल के दिया था 90 लाख की लिमिट है, लग रही है या नहीं लग रही है। तो यहां पक्का ऐसा चाहिए। तो 6 नंबर का ये प्रश्न था, और मुझे थोड़ा सा जरूर डर लगता है कि नॉर्मली कुछ बच्चों से ये मैनेज शायद ना भी हुआ हो। अगला प्रश्न अगेन आप देख रहे हैं 6 नंबर का है, इसे मैं बड़ा आसान प्रश्न कहूंगा। ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑडिट एंड ऑडिटर्स पे है। सेक्शन नंबर आप देखिएगा 141 पे है, जो कि आप सारे जानते हैं, जो हम डील करते हैं कौन आदमी ऑडिटर बन सकता है या नहीं बन सकता। तो आपके सामने लिखा है पी लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी होगी, वो एक XYZ ऑडिट फर्म को अपना ऑडिटर बनाना चाहती है एट AGM हेल्ड ऑन 30 सितंबर। XYZ उसके पार्टनर्स हैं, और आपसे पूछा गया वैलिडिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ये जो ऑडिटर फर्म है, क्या वो बन सकती है या नहीं। तो पहले देखिए हम ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ते हैं बेटा जी, वो आप जानते होंगे सबसेक्शन 3 के अंदर। यहां पे सबसेक्शन 3 के साथ हमारी क्लॉज नंबर डी लगती है, क्योंकि क्या लिखा है, मिसेस क्यू कौन है, क्यू वाइफ है एक्स की, एक्स कौन है, एक ऑडिटर है, तो वाइफ है, तो बेटा क्या बन गई, रिलेटिव बन गई। रिलेटिव की ऑब्वियसली आप जानते हो, हम डेफिनेशन पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 77 में, वाइफ ऑब्वियसली रिलेटिव है। वाइफ ने क्या किया है, जिस कंपनी में आप ऑडिटर बन रहे हो उसके इक्विटी शेयर्स ले लिए हैं जिनकी फेस वैल्यू है 1 लाख रुपए की। तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट हो गया यहां पे वाइफ का, लेकिन हम देखिए क्लॉज डी में क्लियरली पढ़ते हैं 1 लाख तक के फेस वैल्यू के शेयर्स आपका रिलेटिव ले सकता है। तो कहने का मतलब है पहले पार्ट का आंसर हमारा क्या निकला, यस ये क्या है, वैलिड अपॉइंटमेंट है, क्योंकि क्वालिफाइड है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन यहां पे लग नहीं रही। और इसी के हम अगले पार्ट में देखें तो फिर से मिसेस क्यू की बात हो रही है, और आपकी बात बताया गया है कि उन्होंने गारंटी दी है, किस बात की, लोन लिया है, किसने, कोई मिस्टर जी है कंपनी से। तो हमने ये भी पढ़ा था कि भाई जहां तक गारंटी वगैरह का सवाल है, किसी और ने लोन लिया है कंपनी से, तो हमने एक लिमिट पढ़ी हुई है कि भाई साहब 1 लाख रुपए तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा की गारंटी यहां पे दे रखी है, 1.5 लाख हो गया, तो हम यहां कहेंगे कि भाई आपकी बीवी की वजह से आप कंपनी में क्या नहीं बन पाए, ऑडिटर नहीं बन पाए, आप डिस्क्वालिफाइड हो गए। तीसरे में फिर से मिसेस क्यू की बात है, एक्स की वाइफ है, और इनडेप्टेड टू जेड लिमिटेड। इसका मतलब है आपकी बार क्या है, बढ़िया ये प्रश्न है। देखिए जेड लिमिटेड, क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा आपने कि क्वेश्चन में आप ऑडिटर कौन सी कंपनी में बन रहे हैं, पी में, यहां बात हो रही है जेड लिमिटेड की, कि उसकी वाइफ ने जेड लिमिटेड से 10 लाख रुपए का क्या लिया है, इनडेप्टेड मींस लोन लिया है। अब पी लिमिटेड में आप ऑडिटर बन रहे हो, लेकिन पी लिमिटेड के पास 1/4, जिसका मतलब है क्या, 25% इक्विटी शेयर कैपिटल है किसकी, जेड की। तो इसलिए आप समझिए पी और जेड में कौन सा रिलेशन हो गया, तो आप जानते हैं अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 एसोसिएट कंपनी वाला आ गया, जहां हम कहते हैं सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, और वो कितने पे बन जाता है, 20% पे बन जाता है। तो इसलिए अगेन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज नंबर डी यहां पे लग जाती है, क्योंकि इनडेप्टेड में देखिए हम लिमिट पढ़ते होते हैं कि 5 लाख तक का अगर लोन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने लिमिट क्रॉस कर दी, क्योंकि यहां 10 लाख है। तो अगेन हमारा आंसर क्या हो गया, भाई साहब बीवी की वजह से आप यहां ऑडिटर बन नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न अगर आप देखते हैं तो बेटा जी ये 4 नंबर का आपको क्वेश्चन दिखता है, ये 4 नंबर का प्रश्न है देखिए, और ये प्रश्न जो है ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर है। देखिए कहता है मनीष कौन है, एक माइनर है,
पेरेंट्स का डेथ हो गया कोविड में और ड्यू टू फाइनेंशियल बैकग्राउंड कमजोर है, उनका काफी डिफिकल्टी था अपनी लाइवलीहुड से रिलेटेड, इसलिए उन्होंने मिस्टर सोहेल जो कि ग्रोसरी करियाना दुकान चलाते हैं वहां से ग्रोसरी आइटम्स खरीदी हैं, जिसे आप जानते हो, आपको यहां समझना चाहिए ग्रोसरी क्या हो गया बेटा, नेसेसरीज हो गया, और नेसेसरीज के लिए आपको पता होगा माइनर क्या होता है, लाबल होता है। तो उसने कहा कि भाई साहब मेरे को उधार में दे दीजिए, पैसा आपका लौटा दूंगा, लेकिन मिस्टर सोहेल ने उनके प्रपोजल से एग्री नहीं हुआ। लेकिन एक गणेश है तीसरा व्यक्ति जो कि एक मेजर है, जिसने गारंटी दी है कि अगर मनीष पैसे नहीं देगा मैं पैसे दे दूंगा। तो आप समझ गए यहां पे यहां क्या हुआ बेटा जी, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया है। लेकिन दिमाग लगाइएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किसके लिए हुआ है, नेसेसरीज के लिए हुआ। आपने फाउंडेशन में पढ़ा, नेसेसरीज के लिए माइनर डेफिनेटली लायबल होता है अंडर सेक्शन व्हाट 68। मतलब देख क्या रहे हैं आप, मतलब क्वेश्चन में ऑब्वियसली हमारे इंटर में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी है, चैप्टर नंबर 8 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फ्रॉम सेक्शन 124 से लेके 147 तक। लेकिन फाउंडेशन का थोड़ा सा यहां पे आपको चीजें आनी चाहिए, इसी को मैं कहता हूं कि इंस्टीट्यूट अपने क्वेश्चन इस तरह से डाल सकता है। ये नहीं लेके चल सकते आप कि भैया फाउंडेशन वाली कोई चीज नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकते हैं ये। अब आगे प्रश्न क्या है, आगे कहता है कि भाई क्योंकि उस गणेश ने गारंटी दी है कि वो पैसे दे देगा, मिस्टर सोहेल ने ग्रोसरीज दे दी मनीष को, लेकिन कुछ महीने के बाद मनीष फेल टू पे क्लियर हिज ड्यूज। अब मिस्टर सोहेल ने गणेश को कहा भैया निकालो पैसे आप, लेकिन गणेश ने देने से मना कर दिया ऑन 2 ग्राउंड। एक ग्राउंड उसने क्या कहा, भाई पहली बात तो कंसिडरेशन नहीं है। क्या ये गणेश का कहना सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम कहते हैं अंडर सेक्शन 127 कि बेनिफिट टू पीडी इज सफिशिएंट कंसिडरेशन, मतलब बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सीओजी क्या रहता है बेटे, वैलिड रहता है। तो ये कहना तो गलत है। सेकेंडली उसने कहा दैट मनीष इज अ माइनर एंड देयरफॉर ऑन बोथ द ग्राउंड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज नॉट वैलिड। देखिए नॉर्मली तो हम कहेंगे माइनर के साथ किया गया, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है, लेकिन हम जानते हैं थैंक्स टू सेक्शन 68 वो नेसेसरीज है, तो माइनर यहां पे लाबल है, तो इसलिए ये कहना भी उसका क्या हो गया, गलत हो गया। अब आपसे पूछा गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजंस के हिसाब से बताइए वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर गणेश द श्योरिटी इज टेनेबल, तो हम कहेंगे नो, ये उसका कंटेंशन टेनेबल नहीं है, वो गलत है दोनों काउंट्स पे। अगले प्रश्न में जरूर पूछा गया व्हाट विल बी योर आंसर, क्या आपका आंसर डिफर करेगा। अगर मनीष जो पीडी है प्रिंसिपल डेटर है, मिस्टर गणेश श्योरिटी, दोनों के दोनों क्या है, माइनर है। देखिए अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाएगी, जहां तक गणेश का सवाल है, गणेश क्या है, माइनर है जो कि श्योरिटी है, तो माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, इनवैलिड थैंक्स टू व्हाट, सेक्शन नंबर 11, क्योंकि हम सेक्शन 11 में क्या पढ़ते हैं, आप कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, राइट। तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो स्वाभाविक है यहां इनवैलिड हो गया, चाहे आप साथ में सेक्शन 10 भी कोट कर सकते हैं जहां एसेंशियल पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली हम 11 में पढ़ते हैं, तो ये तो इनवैलिड हो गया। लेकिन जहां तक मनीष का सवाल है, क्योंकि वो प्रिंसिपल डेटर है, वो तो क्या रहेगा बेटा, लाबल रहेगा, क्योंकि उसको क्या सप्लाई हुई है, फॉर नेसेसरीज अंडर सेक्शन व्हाट 68, राइट। तो इस तरह से ये थोड़ा फाउंडेशन का भी देखिए जिक्र था, तो इसलिए मैं कहता हूं कि बिल्कुल हल्के में जो बच्चों का आगे पेपर होना है, बार बार मैं 2020 से जितने पीछे 5 अटेम्प्ट हुए ये कह रहा हूं कि भैया मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आप सोचें कि बड़ा छोटा सा कुछ मिल जाएगा, बड़ा आसान से क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे नहीं है। अगला प्रश्न नेगोशिएबल एक्ट पे है, मिस्टर ए ने इंडोर्समेंट करी है एक बिल के ऊपर, तो स्वाभाविक है इंडोर्सर हो गया, 50,000 का बिल है बी को, बट बिफोर द सेम कुड बी डिलीवर्ड टू मिस्टर बी, लेकिन वो इंडोर्सी जो है बी को डिलीवर करते मिस्टर ए जो इंडोर्सर है उनका हो गया डेथ हो गया, पास्ड अवे। तो मिस्टर एस जो सन है मिस्टर ए के इंडोर्सर के, वो क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर ए के, उन्होंने अप्रोच किया है बी को और बताया पिताजी का डेथ हो गया। नाउ मिस्टर एस इज विलिंग टू कंप्लीट द इंस्ट्रूमेंट विच वाज एग्जीक्यूटेड बाय हिज डिजीज्ड फादर। तो आपसे ये पूछा गया वेदर मिस्टर एक्स कैन कंप्लीट, तो देखिए मैं इसे कहूंगा बिल्कुल आप नहीं कर सकते हैं। और जहां तक क्वेश्चन का सवाल है, देखिए सेक्शन 57 पे पास्ट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया नेगोशिएबल के, नहीं कर सकते हैं आप। तो सेक्शन नंबर 57 में हम पढ़ते थे, हम क्या पढ़ते थे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट नेगोशिएट बाय मेयर डिलीवरी, कि सिंपली डिलीवरी करके आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, जो कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंडोर्स किया है लेकिन अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है, बाय व्हाट डिजीज, तो सिंपली आप अगले को पकड़ा के नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो 57 पे था।
और 3 नंबर का क्वेश्चन है जस्टिफाई करता है उतना का आंसर इसके लिए। देन नेक्स्ट देखिए, ऑब्वियसली यहां से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है, तो आपको एक चॉइस मिल जाती है। तो 4 नंबर का प्रश्न है टीएसटी लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स, देखिए ध्यान दीजिए, शेयर्स हैं 10,000। अगर अब बच्चे ने सॉल्व भी करके देखना है रुपीज में भी तो 1 लाख रुपया बनता है। कंपनी को एक रिक्विजिशन मिला है मिस्टर ए एंड बी। अब क्वेश्चन में ये ध्यान रखने वाली बात है, ईच दोनों के पास 1500 इक्विटी शेयर ईच है, तो 1500 करके हो गया 3000। 3000 को 10,000 के ऊपर लिमिट लगाएंगे तो बेटा मैथ्स में ही निकल गया था 30%। अब ये दोनों क्या बुलाना चाहते हैं, ये ईजीएम बुलाना चाहते हैं। तो देखिए हम सेक्शन 100 के अंदर बड़ा क्लियरली पढ़ते हैं कि ईजीएम मे बी कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट, दैट इज मेंबर्स। लेकिन मेंबर्स का रिक्वायरमेंट कितना होता है, तो हम कहते हैं कि भैया जिनके पास कम से कम 10% की पेड अप कैपिटल विद क्या हो, वोटिंग राइट। तो इक्विटी शेयर्स हैं तो 10% या तो 30% है, तो बिल्कुल आपका ये रिक्विजिशन देना क्या है, वैलिड है। आप क्या करना चाहते हैं, एक एमडी को निकालना चाहते हैं कि वो मैल प्रैक्टिसेस कर रहा है, कंपनी ने लेकिन ईजीएम देखिए नहीं बुलाया। अब रिक्विजिशनिस्ट अपने आप मीटिंग बुलाना चाहते हैं ताकि एमडी को निकाला जा सके। कहता है बताइए, अगर वो खुद बुलाते हैं तो वैलिडिटी क्या होगी ऐसे रेजोल्यूशन की। तो देखिए सेक्शन 100 में बड़ा क्लियरली हम जानते हैं कि जैसे रिक्विजिशन दिया जाता है 3 महीने के अंदर अंदर मीटिंग बुलानी होती है बोर्ड के द्वारा, लेकिन अगर वो 30 दिन के अंदर बोर्ड को मीटिंग बुलानी होती है, 45 डेज के अंदर देखिए बोर्ड को मीटिंग बुलानी पड़ती है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो जिस दिन दोनों में ट्रिगर एलिमेंट सेम है, जिस दिन रिक्विजिशन दिया था, जिस दिन आपने अपना नोटिस दिया था उसके 45 दिन में बोर्ड मीटिंग बुलाएगा। लेकिन नहीं बुलाता है तो जिस दिन रिक्विजिशन दिया था उसके 3 महीने के अंदर अंदर मेंबर्स खुद मीटिंग बुला सकते हैं और ये रेजोल्यूशन संभावित क्या होगा, वैलिड होगा। बस आपसे यही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कंपनीज एक्ट पे 6 नंबर का है, लेकिन ध्यान दीजिएगा। कहता कंपनी के पास फ्री रिजर्व्स हैं 75 लाख के। इसे मैं कहूंगा एक बढ़िया क्वेश्चन था। तो देखिए पहली बात ध्यान रखने वाली चीज क्या है, फ्री रिजर्व्स हैं 75 लाख के और पिछले 5 साल के हैं, लेकिन कहता कंपनी ने आज तक कभी डिविडेंड दिया नहीं। नाउ कंपनी प्रपोज करना चाहती है डिविडेंड करंट ईयर में, और करंट ईयर में कंपनी का प्रॉफिट है 12 लाख रुपए। बोर्ड डिविडेंड देना चाहता है 30 लाख, और 30 लाख जो डिविडेंड बनता है। देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्वेश्चन में ये थी, ये पहली बार इस तरह का प्रश्न है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डाला। तो मतलब क्वेश्चन करते समय दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा कि 30 लाख डिविडेंड देना चाहते हैं और उसने बताया ये 30 लाख है इक्वल टू 30% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो दैट मीन्स यहां पे आप पेड अप कैपिटल बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 30 लाख इंटू 100 बाय व्हाट, ऑब्वियसली आप क्या करेंगे 30, राइट। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करते हैं तो स्वाभाविक है कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी आ गई, 1 करोड़ रुपए आ गया। तो ये सॉल्व क्यों किया है, क्योंकि आपसे पूछा गया क्या ये प्रपोजल 30 लाख का डिविडेंड देने वाला वैलिड है। तो ध्यान दीजिए हमारे पास जहां तक प्रॉफिट का सवाल है करंट ईयर का 12 लाख है। 12 लाख में से आप 30 लाख का डिविडेंड दे ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम सेक्शन नंबर 123 सब सेक्शन 1 रेड विद रूल नंबर 3 के अंदर क्या पढ़ते हैं कि भाई साहब हम जो फ्री रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, फ्री रिजर्व्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पता होगा 3 क्या है हमारी कंडीशंस हैं। और पहली कंडीशन क्या होती है कि भाई साहब जो आपने डिविडेंड का रेट देना है वो मैक्सिमम जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो पिछले 3 साल के एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड से एक्सीड ना करे। तो यहां देखिए कंपनी ने एक साफ लिखा था क्वेश्चन में कि पिछले 5 साल से कोई डिविडेंड ही नहीं दिया है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दैट मीन्स रेट ऑफ डिविडेंड की आपके ऊपर कोई रोक नहीं लगेगी, आप बड़े प्यार से 30% दे सकते हैं, एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। सेकंड है कि भैया आपने जो पैसा विड्रॉ करना है रिजर्व में से वो कितना कर सकते हैं। तो हम लिमिट पढ़ते होते हैं कि भैया मैक्सिमम होता है 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस व्हाट, फ्री रिजर्व्स, राइट, ये लिमिट पढ़ते हैं। तो इसके लिए ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए था बेटा, पेड अप कैपिटल चाहिए थी, इसलिए मैंने सॉल्व करके दी। फ्री रिजर्व हमें दे ही रखा है 75 लाख, तो दोनों का 10% लेंगे तो हमारे पास निकल के आता है कि आप रिजर्व में से 17.5 लाख रुपया निकाल सकते हैं। अब 17.5 लाख और करंट ईयर प्रॉफिट ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो 29.5 लाख बना। तो 30 लाख तो आप वैसे नहीं दे पाएंगे, लेकिन भूलिए मत हमारी तीसरी लिमिट भी आती है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि जो बैलेंस बच जाएगा रिजर्व में वो बचना चाहिए कम से कम 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल 1 करोड़ थी, उसका निकालेंगे तो रिजर्व में 15 लाख बचना चाहिए, राइट।
तो 15 लाख बचना चाहिए, तो 75 लाख है, तो बड़े प्यार से आप 60 लाख निकाल सकते हो। तो तीनों कंडीशंस हमें कंप्लाई करनी है। तो ऑब्वियसली तीसरी की दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास सेकंड कंडीशन कितनी आई, 17.5 लाख आई। तो हम कहेंगे भैया ज्यादा से ज्यादा आप कितना डिविडेंड दे सकते हो, 29.5 लाख का। दैट इज द पॉइंट। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर हमसे प्रश्न पूछा गया है, और ये एग्जैक्टली मैं कहूंगा तो इस तरह की इलस्ट्रेशन आपको मैंने करवाई भी हुई है सेक्शन 202 में। एक्स ने 50,000 वाई को देने हैं, इसलिए एक्स ने वाई को क्या अपॉइंट कर लिया, अपना एजेंट कि भैया जा मेरा फ्लैट बेच दे, और जो 50,000 मैंने तेरे से ले रखे थे वो इससे एडजस्ट कर लिए। अब पूछा गया क्या मिस्टर एक्स रिवोक कर सकता है अथॉरिटी डेलीगेटेड टू वाई। तो याद कीजिए हम टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी पढ़ते हैं सेक्शन 201 से 210, जिसके अंदर सेक्शन आता है 202, जहां हम क्या पढ़ते हैं, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, कि वो एजेंसी क्या नहीं है, वो रेवोकेबल नहीं है, कह लीजिए वो क्या है, इररेवोकेबल है। तो इसलिए कैन, क्या वो रिवोक कर सकता है, द आंसर इज नो। 4 नंबर का प्रश्न था, और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन से देखिए आया हुआ है। अगला प्रश्न बहुत इजी है, अगेन मैं कहूंगा 3 नंबर बिल्कुल बड़े आसान थे। आपने एक प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट किया रमन के फेवर में 45 लाख का, कहता अमाउंट पेबल है 100 डेज आफ्टर साइट, और ये कंप्यूट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि किस दिन ड्रॉ हुआ है ये वो दे ही नहीं रखा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन में लिख दिया कि रमन ने प्रेजेंट किया 4 मई को। तो कहता असर्टेन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो आप जानते हैं ऑब्वियसली ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है, 3 दिन हम क्या डालते हैं, ग्रेस डेज डालते हैं। तो आंसर क्या आ गया, 7 मई। सेक्शन आपने कोट करने हैं, तो ऑब्वियसली जब हम डेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो वो दिन है उसको हम एक्सक्लूड करके चलते हैं, 4 को हम ऐड नहीं करेंगे। तो सेक्शन 24 के मुताबिक आप इसे कोट कर सकते हैं। देन सेक्शन 22 में ऑब्वियसली हम बात करते हैं, वो भी कोट कर सकते हैं भाई, 3 दिन का क्या है आपका ग्रेस पीरियड टाइम इंस्ट्रूमेंट में मिलता है। सो दैट वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन वी हैड। देन बढ़िया क्वेश्चन, और मैं सोच भी रहा था और कह भी रहा था कि ये एक ड्यू क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स आई थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन। देखिए हम कहां पढ़ते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 52 के अंदर, रेड विद रूल नंबर 2A। और देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही मैं इसे आसान कहूंगा, पूरे 5 नंबर आपके आ सकते थे। पहले डेफिनेशन लिख दीजिए और बाद में आपको आंसर लिखना है, क्योंकि कहने को सब्जेक्टिव है लेकिन ये ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है। क्योंकि क्या लिखा है, कहता आप एक पब्लिक कंपनी हो, माना आपने लिस्ट किए हैं, लेकिन क्या लिस्ट किया है, नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज जो इशू हुआ किसके ऊपर, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। अगले में क्या है, सेम यही है, आप पब्लिक कंपनी हो, लिस्टेड हो, लेकिन क्या लिस्टेड है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। तीसरे में क्या है, पब्लिक कंपनी हो लेकिन लिस्टेड क्या है, क्या लिखा है, लिस्टेड नहीं है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, बट इक्विटी शेयर्स क्या है उसके, लिस्टेड है इन ज्यूरिसडिक्शन एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 3, जिसका मतलब है अब्रॉड, या यूं कह लीजिए आउटसाइड इंडिया। तो हम डेफिनेशन में क्लियरली पढ़ते हैं कि भैया प्राइवेट प्लेसमेंट पे है तो आपको लिस्टेड नहीं मानेंगे, चाहे आप लिस्टेड हो, क्या मानेंगे, अनलिस्टेड। यहां पे भी आंसर सेम वही है, पहले में डेट है, दूसरे में प्रेफरेंस शेयर, और तीसरे में हिंदुस्तान के बाहर लिस्टिंग करवा रखी है, तो इंडिया में थोड़े लिस्टेड है, इसलिए हम क्या मानते हैं, अनलिस्टेड। तो 5 नंबर का ये बहुत बढ़िया प्रश्न था, जहां आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसलिए कुछ पेपर ट्रिकी भी रहा, कुछ काफी आसान भी मैं कहूंगा। तो अगला प्रश्न अगेन थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन फिर भी ठीक है। कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा दोनों ने मिलकर 58% पेड अप कैपिटल मून लिमिटेड के लिए रखी है। जैसे आप ये लिमिट देखते हैं तो आपको पता चल गया ये कंपनी कौन सी बन गई भैया, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 45 में आप क्या बन गए, गवर्नमेंट कंपनी बन गए, क्योंकि 51% की आपकी लिमिट से ज्यादा आपने शेयर ले रखे हैं। कहता कंपनी का क्या हुआ, ऑडिट हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर, और एजीएम में ये पेश होते हैं 31 अगस्त 2022 को। तो देखिए हम इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ते हैं 137 कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग करनी होती है, आपने आरओसी के पास करनी होती है विद इन 30 डेज ऑफ किसके, एजीएम के अंदर। तो दैट मींस 31 अगस्त को अगर एजीएम आपकी हो गई है तो आंसर क्या निकला, 30 सितंबर तक आपको फाइलिंग करनी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, हाउएवर पेंडिंग द कमेंट्स बाय सीएजी ऑन द सेड अकाउंट्स द मीटिंग हो गई एडजर्न विदाउट अडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स। तो हम ये भी पढ़ते हैं सेक्शन में कि अडॉप्शन नहीं भी हुई है तो आपने अनअडॉप्टेड की भी फाइलिंग करनी है, जिसे आरओसी अपने रिकॉर्ड्स में प्रोविजनल रख लेगा। तो लेकिन कंपनी ने यहां फाइल नहीं किया है रजिस्ट्रार के पास, तो ऑब्वियसली ये आपका डिफॉल्ट हो गया। तो 137 की आपके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। और उसके बाद क्या होता है, सीएजी अपने कमेंट्स देता है, मीटिंग अर्जन में ये स्टेटमेंट्स अप्रूव होती हैं, और ये अर्जन मीटिंग होती है 5 अक्टूबर को, और देर आफ्टर आपने फाइलिंग कर दी है 25 अक्टूबर को। तो देखिए जैसे आप अडॉप्ट करते हो उसके अगेन
30 दिन के अंदर अंदर आपको फाइलिंग करनी होती है। तो यहां पे आपका कंप्लायंस सही है, लेकिन कौन से हिस्से में आपने डिफॉल्ट किया है? इन द फर्स्ट पार्ट द कंपनी हैज डिफॉल्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के साइज भी अगर आप नोटिस करेंगे तो काफी बड़े बड़े हैं, क्योंकि पेपर में देखिए पेपर का साइज भी बच्चा थोड़ा घबरा जाता है। तो इसलिए आई ऑलवेज से जिनका फ्यूचर में पेपर है, प्लीज क्वेश्चंस करने बड़े जरूरी हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोरल बहुत सही बना रहे। तो देखिए ये जो प्रश्न है मैं कहूंगा ट्रिकी है, नेगोशिएबल एक्ट का है। अगेन ये भी आज तक कभी नहीं आया था। कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है मिस्टर जी ने, किसके ऊपर ड्रॉ किया है? एच के ऊपर ड्रॉ किया है। कितने का है? 50,000 का है। क्यों? क्योंकि सामान खरीदा गया है। एच ने एक्सेप्ट कर लिया बिल और दे दिया है जी को। जी ने आगे क्या किया? इंडोर्स कर दिया के को। तो इंडोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ड्यू डेट को के ने बिल प्रेजेंट किया एच को पेमेंट के लिए, लेकिन एच डिनाइड टू मेक द पेमेंट एंड द बिल वॉज डिसऑनर्ड। तो डिसऑनर हो गया भाई। कहता आफ्टर 5 days ऑफ द डेट ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल मिस्टर के, तो डिसऑनर होता है तो देखिए आप सारे जानते हो हमें क्या देना होता है? एक रिटर्न नोटिस देना होता है। यही हम सेक्शन 93 में पढ़ के आते हैं, और वो आपने नोटिस दे भी दिया है। और जो कि हम कहते हैं ऑरल हो राइटिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं है। ऑब्वियसली आपने बाय पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट किसको भेजा है? नोटिस जी को भेजा है, विदाउट नोइंग द फैक्ट। देखिए पहली बात ध्यान दीजिएगा, जी कौन था? ड्रॉर था, क्योंकि आपको जी ने ही ये बिल क्या किया है? इंडोर्स किया है। तो हमने ये पढ़ा नोटिस, आप जिससे पैसे लेना चाहते हो आप उसको दे सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता था जी की डेथ हो गई है 1 दिन पहले। सो दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। तो देखिए सेक्शन 97 में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर नोटिस दे दिया है किसको? जो पर्सन डेड है, लेकिन अगर आप इग्नोरेंट है उसकी डेथ के बारे में, तो हम क्या कहते हैं कि ये नोटिस क्या रहेगा? ये नोटिस क्या रहेगा बेटा जी? वैलिड रहेगा। तो इसलिए बढ़िया क्वेश्चन था, तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में इन्होंने एक ट्विस्ट भी डाला है। कहता आफ्टर 1 month देयर आफ्टर मिस्टर के क्लेम्ड द अमाउंट फ्रॉम एल। अब एल कौन है? ये है जी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, द सन ऑफ मिस्टर जी हु वाज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए अगेन सेक्शन 94 में भी आप पढ़ते हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम क्या दे सकते हैं? नोटिस दे सकते हैं। तो हुआ क्या? मिस्टर एल ने कहा that the notice of dishonor was neither served to him nor he had received the notice of dishonor which was sent by Mr. K addressing to his father and therefore he is not liable। बेटा कहता है मैं लायबल नहीं हूं, आपने मेरे को नोटिस नहीं दिया। दूसरा, जो पिताजी को भेजा था तो वो मुझे नहीं मालूम। तो इसलिए सेक्शन 97 रेड विद 93 एंड 94 आपका आंसर निकल के आता है। तो पहली बात देखा जाए तो आपका नोटिस क्या है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होना चाहिए? लायबल होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया क्या के का यहाँ कंटेंशन टेनेबल नहीं है, तो हमें ये कहना चाहिए भाई ये तो सही नहीं है, क्योंकि 97 हमें ये कहता है। लेकिन आगे क्या कहता है? क्या आंसर होगा अगर मिस्टर एल ये कहता है इवन दो ही रिसीव्ड द नोटिस मिला है लेकिन वो पिताजी के नाम का था, सिंस इट वॉज नॉट एड्रेस टू हिम ही इज नॉट लायबल फॉर द अमाउंट ऑफ बिल। तो हम 94 में यही कहते हैं कि भैया आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं उसके नाम पे, लेकिन 97 ये कहता है आपको डेथ का नहीं पता तो भी वैलिड है। इसलिए मेरी तरफ से तो एनालिसिस यही लगता है कि एंड में दोनों सेक्शन के हिसाब से चलें। 97 के अकॉर्डिंग हम कहेंगे तो हम अपने यहां पे देखिए 2 व्यूज भी पेपर में आप लिख सकते थे कि 97 के हिसाब से तो देखिए एल क्या रहेगा? लायबल। लेकिन अगर 94 के हिसाब से चलें तो एक ऑल्टरनेटिव ओपिनियन भी या ऑल्टरनेटिव आंसर भी दिया जा सकता है। तो ये ट्विस्ट है, क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम दोनों सेक्शंस को पढ़ते हैं तो लॉ ने इस ढंग से एक्सप्रेसली नहीं बताया है इस ढंग से, तो इसलिए यहां 2 व्यूज दिए जा सकते थे विच आई फील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट है, ये है आपका इंटरप्रिटेशन के ऊपर, यह है किसके ऊपर? ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, जिसे हम कहते हैं लिटरल कंस्ट्रक्शन। और जब लिटरल फॉलो नहीं होता तो हम कहते हैं क्या होना जरूरी है? लॉजिकल। क्योंकि अगर वो अनरीजनेबल है, इनकम्प्लीट है, इनकंसिस्टेंट है तो आप उसे फॉलो कीजिए। 3 नंबर का है, डायरेक्ट प्रश्न है, तो आई विल से दैट वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन यू हैव गॉट। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला पार्ट आप देख रहे हैं 6 नंबर का है, तो इसलिए अब की बार वाले पेपर में देखिए थोड़ा सा क्या दिख रहा है हमें, जो क्वेश्चंस एक आधा 3 नंबर का है, 4 का है, 5 का भी एक है, 6 का भी। लेकिन इससे पहले वाले अगर आप पेपर्स को देखोगे तो 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के भी कई पार्ट पूछे गए हैं। तो उस ढंग से मैं कहता हूं इतना लेंथी में से नहीं मानूंगा। तो पास्ट में देखिए इससे भी लेंथी पेपर रहे। तो कहता है ये कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है इतनी, कुछ शेयर होल्डर्स ने एक्सप्रेस किया है अपना ओपिनियन एजीएम में कि ये बड़ा डिफिकल्ट है फॉर देम टू ट्रेड इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी इन द स्टॉक मार्केट। कि डिफिकल्ट इसलिए कि भाई 100 रुपए का शेयर की वैल्यू बहुत बड़ी है, और रिक्वेस्ट किया कंपनी को रिड्यूस कर दे फेस वैल्यू 10 रुपए तक।
राइट। कहता क्या शेयर होल्डर्स की रिक्वेस्ट हमें माननी चाहिए और किस तरह से हम ऑल्टर कर सकते हैं। तो देखिए सेक्शन 61 एग्जैक्टली कहूं सब सेक्शन 1 क्लॉज डी के अंदर हम कहते हैं कि यस कंपनी चाहे तो अपनी कैपिटल क्लॉज ऑल्टर कर सकती है बाय सब डिवाइडिंग शेयर्स इनटू स्मॉलर अमाउंट। 100 रुपए का शेयर है तो बिल्कुल आप उसे 10-10 रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन रेड विद सेक्शन देखिए 64 आता है। कंपनी को इसके लिए फाइलिंग करनी होती है, नोटिस देना होता है। देखिए आरओसी को देना होता है एसएच फॉर्म में और ये 30 दिन के अंदर आपको एसएच देना होता है। और देखिए कोई रेजोल्यूशन की बात नहीं की गई है तो डैट मीन जब ऑल्ट्रेशन करनी है तो कंपनी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ये ऑल्ट्रेशन कर सकती है। यही आप पेपर में लिख सकते हैं थे इसके बारे में। अगला प्रश्न 4 नंबर का है। कहता आप एक पब्लिक कंपनी हो, आपने डिपॉजिट, बढ़िया प्रश्न था। देखिए मैं इसे भी कहूंगा इस तरह का प्रश्न आज तक नहीं आया। तो डैट मीन्स बच्चों के लिए ट्विस्ट क्या है, वो पास्ट क्वेश्चन भी बच्चा कहता है मैंने सारे पास्ट क्वेश्चन किए, मैंने आरटीपी देखा, मैंने एमटीपी भी देखा, बट फिर भी मेरे को कुछ सरप्राइजिंग शॉकिंग एलिमेंट मिला। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। सो जिनका पेपर आगे है देखिए कोई भी प्रोविजन आप अफोर्ड नहीं कर सकते छोड़ना, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट आ गया अपनी पे तो भैया वो पास होने के लिए बहुत टाइट कर सकता है। तो कहता है कंपनी ने क्या है सिक्योर डिपॉजिट से 100 करोड़ रुपया रेज किया है और फ्रॉम पब्लिक 12% ब्याज है तो 12 लाख 1 साल का हो जाएगा, 3 साल के लिए है तो एक तरह से 36 लाख हो गया। तो यूं कह लीजिए 100 करोड़ है तो 12% 12 करोड़ हो गया बेटा, तो 136 करोड़ का कह लीजिए अमाउंट एक तरह से बनता है। तो आपसे पूछा गया है चार्जेस क्रिएट हुआ है और प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड में ट्रस्टी के फेवर में आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एसेट्स ऑफ द कंपनी एज सिक्योरिटी। तो देखिए 136 करोड़ रुपए यहां बनता है तो सिक्योरिटी के रूप में आपको एसेट्स दिए गए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी ठीक है, फैक्ट्री शेड भी ठीक है। अब ट्रेडमार्क और गुडविल दोनों क्या है, इंटेंजिबल है बेटा, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम एक्सक्लूड करते हैं, इसे नहीं कंसिडर करेंगे। तो दैट मीन्स ये इन तीनों का टोटल निकल के कितना आया 100 करोड़, जबकि अमाउंट कितना बन जाता है 136 करोड़, क्योंकि अमाउंट आपने सिक्योरिटी का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ देखना होता है। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या ये वैलिडिटी ऑफ चार्ज है, ये वैलिडिटी नहीं है बल्कि इसे हम अनसिक्योर्ड मान के चलेंगे, राइट। तो इसलिए हम कहेंगे ये इनवैलिड है जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है। सो एट द एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट जीसी एक्ट में से है और ये भी एग्जैक्ट सीधा है और इसके ऊपर लेकिन बच्चों को एक केस स्टडी आनी चाहिए थी जो करवाई जाती है आपको। देखिए लैंडलॉर्ड ने अपना फ्लैट किराए पे दे रखा है बी को और एग्रीमेंट में ही लिखा गया है टेनेंसी के दौरान कि भैया अगर खाली करवाना हो तो 1 महीने का नोटिस देना होगा। 8 महीने रहने के बाद उसने नोटिस दे दिया है भैया खाली कर दीजिए, और नोटिस देखिए कैसे भेजा गया आपके सामने है रजिस्टर्ड पोस्ट से। लेकिन क्या हुआ, विच वॉज रिफ्यूज टू बी एक्सेप्टेड बाय मिसेस सी जो कि वाइफ है बी की, और बी ने मना कर दिया कि मेरे को तो कोई रिसीव हुआ नहीं। तो देखिए हम सेक्शन नंबर 27 जीसी का पढ़ते हैं कि जहां हम डील करते हैं सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट के ऊपर, जहां हम 3 कंडीशन पढ़ते हैं कि भैया एक तो प्री पेमेंट होनी चाहिए, नंबर 2 प्रॉपरली क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, नंबर 3 आपने कैसे भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट से। तो जो हमें दिख रहा है कंप्लायंस बिल्कुल सही है। अब इसके ऊपर केस आपने कौन सा किया है, देखिए इसके ऊपर हम केस करके आते हैं जगदीश सिंह वर्सेस नथु सिंह। जो इसलिए आप क्या कहेंगे, द फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, इस तरह से लिख के आइए अपने पेपर में, द फैक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम आर सिमिलर टू द फेमस केस ऑफ दिस, जहां कोर्ट ने कहा भैया आपका काम है नोटिस भेजना, 3 कंडीशन सेटिस्फाई करें, अगला मना भी कर देता है तो ये नोटिस क्या माना जाएगा, इट इज वैलिड, इट्स अ वैलिड नोटिस। इसलिए टेनेंट का ये कहना बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न देखिए, डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भैया इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है कि कब रूल ऑफ इजस डेम जनरस नहीं लगेगा। 3 नंबर का है, क्लास में मैंने देखिए आपको 5 पॉइंट भी इसके ऊपर डायरेक्टली करवाए हुए हैं कि भैया वो एक पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड नहीं है, अगर हैं भी तो वर्ड्स क्या हो गए हैं, एग्जॉस्टेड हो गए हैं, या लेजिस्लेचर ने कहा है इजस डेम जनरस नहीं लगेगा, राइट। तो 3 पॉइंट भी आप लिखाते तो आपका काम चल सकता था, 5 आपको करवाए गए हैं। 5वां क्वेश्चन है और उसका पहला प्रश्न आपके सामने है 5 नंबर का, कंपनीज एक्ट पे है। तो यहां एक कंपनी एक्सपोर्ट में डील कर रही है, कंपनी विलिंग टू परचेज सम कॉटन फील्ड्स इन पंजाब स्टेट, प्रोस्पेक्टस, बढ़िया प्रश्न है देखिए,
प्रोस्पेक्टस जारी किया और मैं इसे टेक्निकल कहूंगा, जिसने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा वही ठीक ढंग से आंसर लिख के आ सकता है। प्रोस्पेक्टस कंपनी ने जारी किया है जिसके अंदर कुछ एक्सपर्ट की रिपोर्ट थी, लेकिन वो अनट्रू पाएगी। मिस्टर निक ने शेयर्स खरीद लिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्ट रिपोर्ट, हाउएवर उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। क्या मिस्टर निक के पास कोई रेमेडी अगेंस्ट द कंपनी है? तो देखिए, हम मानते हैं कि प्रोस्पेक्टस में अगर आपने कुछ मिस स्टेटमेंट की है, आप पेपर में लिख भी सकते थे कि 34 सेक्शन ये कहता है क्रिमिनल लायबिलिटी होगी हर आदमी की, लेकिन 35 में हम क्या पढ़ के आते हैं? सिविल लायबिलिटी। लेकिन सिविल लायबिलिटी के लिए हम कंडीशन क्या पढ़ते हैं कि आपके पास रेमेडी होती है अगेंस्ट कंपनी के खिलाफ, कि आप कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं? रिसाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या हुआ हो? लॉस हुआ हो। यू मस्ट हैव सफर्ड द लॉस। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है? आपको कोई लॉस हुआ ही नहीं है, तो लॉस हुआ नहीं है, इसलिए आपको कोई रेमेडी, नो रेमेडी। देन पूछा गया सर्कमस्टांसेस, कब एक, क्वेश्चन में दो हिस्से आ गए, कब एक एक्सपर्ट लायबल नहीं होगा? तो ऑब्वियसली अगर एक, क्योंकि इसके ऊपर देखिए आप सेक्शन 26 सब सेक्शन 5 में पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट से लिख सकते हैं। अगर ये एक्सपर्ट कहे कि मैंने अपनी स्टेटमेंट क्या कर ली थी? विड्रू कर ली थी, मैंने उसके लिए क्या दे दिया था? पब्लिक नोटिस दे दिया था, और मेरी ये विदाउट क्या है? नॉलेज एंड कंसेंट वगैरह, ये सब पॉइंट आप लिख के इस पे आ सकते थे। देन जैसे हमें लगभग एक क्वेश्चन में से एक कह लीजिए इंटरनल चॉइस आ जाती, तो इस क्वेश्चन के पार्ट में देखिए और लिखा है, तो ये दोनों में से एक प्रश्न आप कर सकते थे। और बढ़िया प्रश्न अगेन ये भी है, कहता आर्टिकल्स ने कहा है कि डॉक्यूमेंट कंपनी भेज सकती है, डॉक्यूमेंट मे बी सर्व्ड अपॉन द कंपनी थ्रू स्पीड पोस्ट। मतलब आर्टिकल ने लिखा है कि आप कंपनी को एज ए मेंबर कोई भी डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट से दे सकते हैं, लेकिन सुरेश जो है एक मेंबर है, उसने डॉक्यूमेंट भेज दिए कुरियर से। कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, भाई ये तो तुमने वायलेशन किया है, सुरेश को इससे नुकसान हुआ। अब देखिए आपको आना क्या चाहिए? कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 6 आना चाहिए। और 6 क्या है? एक्ट टू ओवरराइड। हमारा जो लॉ में लिखा है वो ओवरराइड करेगा किसको? मेमोरेंडम हो, आर्टिकल हो, रेजोल्यूशन हो, या कोई भी एग्रीमेंट हो, तो एक्ट ओवरराइड करेगा, राइट। और सेक्शन रेड विथ सेक्शन 20 आप क्वेश्चन लिखे आएंगे, क्योंकि सेक्शन 20 में आप क्या पढ़ते हैं? आप मोड्स पढ़ते हैं कि भैया किस तरीके से मेंबर कंपनी को नोटिस दे सकता है। उसके अंदर आप बिल्कुल पढ़ते हैं, बिल्कुल 5 तरीके पढ़ते हैं, उनमें से कुरियर भी है। तो आपने तो कुरियर से भेज दिया, एक्ट हमेशा ओवरराइड करेगा। यहां से भी क्लॉज नहीं लग रही है, तो इसलिए रिफ्यूजल बाय द कंपनी इज वैलिड, बिल्कुल नहीं। क्या सुरेश क्लेम कर सकता है डैमेजेस? द आंसर इज यस। इसके बाद देखिए आज के पेपर में कुछ बच्चों ने मुझसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस वगैरह भी पूछे थे, जो कि मैं अवॉइड करता हूं बताना, लेकिन उनमें से ऑब्वियसली जो मेरे स्टूडेंट हैं, देखिए जो आपको मैंने व्हाट्सएप से सेक्शन दिए थे, बहुत सारे जो सेक्शन दिए थे उनमें से पेपर आया है। उनमें से ये भी एक क्वेश्चन है। देखिए आप एक कंपनी है, आपने अपना प्लांट गिरवी रखा है बैंक के पास, कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करवा दी है चार्जेस की, कंपनी ने सेटल कर दिया लोन इन फुल, कंपनी ने बैंक को रिक्वेस्ट किया है कि भाई कंफर्म कर दें आपको पैसा मिल गया है, बैंक ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। आपसे पूछा गया है किस तरह से रजिस्टर करवाएंगे सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, और पूछा गया टेक्निकल क्वेश्चन आ गया, द टाइम फ्रेम अप टू विच आरओसी मे अलाउ द कंपनी टू इनिशिएट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस। देखिए इसके ऊपर हम सेक्शन 82 पढ़ के आते हैं कि पेमेंट करने के 30 दिन के अंदर आप सेटिस्फेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रोविजो पढ़ते हैं कि जहां 30 दिन में नहीं भी गया कोई टेंशन की बात नहीं है, 300 दिन के अंदर आरओसी अलाउ कर सकता है, बट इस कार्य के लिए आपसे वो क्या लेगा? एडिशनल फीस लेगा। तो इसलिए देखिए क्वेश्चन इतना इजी नहीं, मैं कहूंगा टेक्निकल है, 5 नंबर का है, क्योंकि आपको ये टाइम पीरियड कोट करने हैं। टाइम पीरियड आपको आते हैं तो मार्क्स मिलेंगे। आप अगर कोई बच्चा बिना मतलब में चार्जेस की फालतू बातें लिख के आएगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। सो दैट इज द टाइट एरिया जो इस पेपर में था, बिल्कुल टू द पॉइंट। कहने को सब्जेक्टिव पेपर है, लेकिन टू द पॉइंट आपको आता है तो क्वेश्चंस बेटा अटेम्प्ट होंगे। अगला है कार्तिक ने एक एसी लिया है प्रतीक से, एक इलेक्ट्रिशियन लिया नहीं, दिया है रिपेयर के लिए, इवन आफ्टर न्यूमरस फॉलो अप, लेकिन कार्तिक है एसी वापस नहीं कर रहा है रीजनेबल टाइम में, जबकि वो रिपेयर हो गया है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन किस पे है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेलमेंट के ऊपर है, जहां हम क्लियरली पढ़ते हैं सेक्शन 160 में कि आपको सामान वापस करना है, एज ए बेली आपकी ड्यूटी है। जैसे ही पर्पस अकम्प्लिश हो जाए या कोई टाइम दिया था वो क्या हो जाए? एक्सपायर हो जाए। यहां पर्पस कंप्लीट हो गया, आपको वापस करना, नहीं करोगे तो 161 में आप क्या होंगे? लायबल फॉर लॉस होंगे। क्योंकि देखिए क्या हुआ, यहां पे आग लग गई इस दौरान और एसी डिस्ट्रॉय होगा। इसके ऊपर याद कीजिए मैंने एक केस भी करवाया था, शॉ एंड कंपनी वर्सेस साइमन एंड सन्स का, बेटे आपको केस भी करवाया था, 4 नंबर का ये प्रश्न था।
देन डायरेक्ट क्वेश्चन में हमेशा कहता हूं जीसीएम में से आते ही हैं। देखिए ऑफिशियल गैजेट की डेफिनेशन कितनी आसान थी, सेक्शन 3 सब सेक्शन 39 के अंदर। अगर आप एग्जैक्टली यहां स्क्रीन पे देखेंगे क्योंकि बच्चे ने ऑब्वियसली मेरे को पीडीएफ भेजा, 2 सब सेक्शन 39 लिखा। अरे मैं बार बार कहता हूं जीसीए आपके कोर्स में ऐसा एक्ट है जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 3 में है, और इतनी आसान तो डेफिनेशन है कि या तो भारत सरकार का या क्या स्टेट गवर्नमेंट का। क्लियर है? बस 2 तो वर्ड थे इस डेफिनेशन के अंदर। तो देखिए इसके साथ ये पेपर की डिस्कशन मेरी तरफ से समाप्त होती है। तो मेन जैसे मैंने कहा है, जिनके एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए तो मैं यही कहूंगा, भैया विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। और देखिए कभी भी पेपर वाले दिन जब आप पेपर देते हैं कभी उसकी डिस्कशन मत कीजिए, किसी का एनालिसिस मत देखिए, ये पेपर के बाद देखने चाहिए। लेकिन जो बच्चे आने वाले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली उन्हें देखना ही चाहिए पेपर कैसे आ रहे हैं, क्या उनकी तैयारी सही चल रही है या नहीं, ताकि वो रेमेडियल एक्शन ले सकें। जिनके एग्जाम चल रहे हैं वो तो बेचारे ले नहीं पाएंगे। तो उनके लिए विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, थैंक यू।